नमस्कार। बिहार सिविल कोड भर्ती परीक्षा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 2 का टेस्ट सीरीज नंबर 7 इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने 1 से लेकर और 6 तक टेस्ट सीरीज जो है इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चाहे क्लर्क हो, स्टेनोग्राफर हो, प्यून हो, अर्दली हो, इनमें से किसी भी अगर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्यथा, तो व्यथा का पर्यायवाची बताना है। तो व्यथा का मतलब सबसे पहले जानना जरूरी है। पर्यायवाची का मतलब ये होता है समानार्थी, यानी व्यथा का अर्थ बताइए। तो व्यथा का अर्थ होता है फ्रेंड पीड़ा। क्या होता है? पीड़ा। पीड़ा, वेदना, क्या होता है? पीड़ा हो गया, वेदना हो गया, तकलीफ हो गई, तो ये होता है। तो इसमें से कोई भी अगर शब्द आपके इसमें दिया गया है तो ये सारे पर्यायवाची ही हैं। तो यहाँ देखिए पीड़ा दिया हुआ है तो पीड़ा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सेकंड नंबर कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो जूतियां चटकाना का अर्थ क्या होता है? आवारागर्दी करना। क्या होता है फ्रेंड? आवारागर्दी करना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके पास कोई काम धंधे नहीं होते, इधर उधर घूमते रहते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो इसका मतलब कि वो जूतियाँ चटकाते हैं, आवारागर्दी करते हैं, व्यर्थ अपना समय इधर उधर घूमकर बर्बाद करते हैं। तो आंसर हो जाएगा व्यर्थ इधर उधर घूमना। अगला है थर्ड, हम लोग देखते हैं। कहा गया कि कालिदास कवियों श्रेष्ठ हैं। कवियों की श्रेष्ठ हैं? बिल्कुल नहीं। कवियों में श्रेष्ठ हैं? बिल्कुल सही। कवियों को श्रेष्ठ हैं? नहीं। कवियों पर श्रेष्ठ हैं? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है जी तम। तम का मतलब सबसे पहले समझेंगे। विलोम पूछ रहा है तो सबसे पहले मतलब समझना है। तम का अर्थ होता है फ्रेंड अंधेरा। क्या होगा? अंधेरा। और जब तम अंधेरा होता है तो अंधेरा का अगर आपसे बोला जाए कि विलोम क्या होगा तो अंधेरा का विलोम हो जाएगा आलोक। क्या हो जाएगा? आलोक। उसके अलावा प्रकाश। उसके अलावा क्या हो जाएगा? ज्योति। तो आलोक, प्रकाश और ज्योति। तो जो आपको इसमें दिया गया हो, देखिए जो प्रकाश दिया हुआ है, प्रकाश आंसर हो जाएगा। अगला है जिसकी आयु लंबी हो, जिसकी उम्र लंबी हो, दीर्घायु बोलेंगे। जिसकी उम्र बहुत ही अल्प हो, कम हो, उसको अल्पायु बोलेंगे। जटायु, आप जानते हैं जटायु जो है, रामायणा देखा होगा आपने, तो उसमें जटायु एक हुआ करते थे, वो बर्ड थे, पक्षी थे। वायु जानते ही हैं। अगला है नीचे लिखी हुई। तो नीचे लिखी हुई को हम लोग निम्नलिखित के नाम से निम्नलिखित कहते हैं। नीचे लिखी हुई को केशव क्या होता है? केशव का मतलब लंबे और सुंदर बालों वाला। तो लंबे और सुंदर बालों वाला, तो जिसके लंबे और सुंदर बाल हों क्या उसको केशव बोलेंगे? तो नहीं। ये साधारण अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण करता है। ये विष्णु को बताता है। किसको बताएगा? लंबे और सुंदर बाल वाला कौन होगा? विष्णु को बताएगा। और विष्णु के ही रूप कौन हैं? तो गोपाल हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा, इसमें विष्णु तो है नहीं तो गोपाल आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो कहा गया यहाँ पे दुस्वप्न। दुस्वप्न ये गलत हो जाएगा। दुस्वप्न ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? तो आपका देखिए फ्रेंड, दुस्वप्न, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य होगा। अगला आइए, कहा गया कि मुंह फुलाना का अर्थ क्या है? मुंह फुलाना का मतलब क्या हो जाएगा? अप्रसन्न होना, दुखी रहना। अगला आइए 10 नंबर, कहा गया
कि हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो अब इसमें त्रुटि बताना है। तो हमारे देश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये पुरानी गलत है, पुराना होना चाहिए था। अगला है देखिए 11 नंबर, कहा गया कि तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कर्कश का अर्थ क्या होता है, तो कर्कश का अर्थ होता है कट्टू आवाज, कड़ू आवाज, है ना, सख्त आवाज, कठोर आवाज, ये कर्कश का अर्थ होता है। तो जैसे आप कड़ू आवाज, तो कड़ू आवाज में बोल रहा हूँ, तो जैसे आप मान लीजिए आपको पानी पूरी खाना है, तो पानी पूरी वाले के पास जाते हैं तो पहले आप क्या खाते हैं, कड़ू पानी पूरी खाते हैं, और अंत में क्या कहते हैं आप, कड़ू बहुत खिला दिया, आप मीठा खिला दो, मीठा मतलब मधुर खिला दो। तो यहाँ देखिए कठोर तो होना नहीं है, विवेकी तो होना नहीं है, आप फंसेंगे कहाँ, विनम्र में और मधुर में। तो कड़ू आप खाए फिर क्या खाएंगे, मीठा खाएंगे, मीठा का मतलब मधुर खाएंगे, यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा। 12 के बाद 13 देख लेते हैं। 13 में क्या कहा गया, 13 क्वेश्चन है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, मेघनाथ का तो नाम सुने ही होंगे, उसको इंद्रजीत बोलते थे। अगला आइए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो देखिए निषेध, ये मना तो कर नहीं रहे हैं, विस्मय मतलब किसी को आपने कह दिया कि दीर्घायु दे, उसके बाद तो आप खुद जो है विस्मय तो कर नहीं रहे हैं कि अरे दादा हमने ऐसा क्यों कहा, है ना। तो ये आप मतलब विस्मय नहीं कर रहे हैं, आप मनाही नहीं कर रहे हैं और प्रश्न भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये कोई तो जबरदस्ती कहता नहीं है कि आप मुझे कहिए दीर्घायु दे, इंसान अपनी इच्छा से कहता है, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम क्या होता है, तो श्री गणेश का मतलब क्या होगा, कोई काम को शुरू करना, कहते हैं ना इस काम का आज से श्री गणेश कर दिया जाए, यानी काम की शुरुआत हो जाए, है ना। तो श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा, शुरुआत का क्या होता है, खात्मा, समापन, तो समापन को क्या बोलेंगे, इतिश्री, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रश, क्रश का विलोम क्या है, तो क्रश का अर्थ पहले समझिए, ध्यान रखिएगा। क्रश का मतलब क्या होता है, दुर्बल, दुर्बल, दीनहीन, है ना, दुर्बल, दीनहीन, कमजोर, है ना, उसको क्रश बोलेंगे। और उल्टा उसका क्या हो जाएगा, हृष्ट पुष्ट, हट्टा कट्टा, मुस्टंडा, उसको बोलेंगे। अगला है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, तो देखिए खूंटियाँ तो आप गलत कर देंगे, यहाँ पे खूंटियों भी गलत कर देंगे, फंसेंगे कहाँ पे, डी में और सी में, तो ये क्या हो जाएगा आपका खूंटियाँ, ये हो जाएगा, बाकी डी भी गलत हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण में क्या होता है, दुख, वियोग होता है ना, दुख होता है, शोक होता है ना, परेशानी होती है, तो वो करुण रस होता है, यानी शोक। यहाँ पे हास्य रस में क्या होगा, तो हास्यपद घटनाएं, आपको जो है कोई स्टोरी पढ़ेंगे जो आपको हंसा के लोट पोट कर देगी, तो हास्यपद रस कहलाएगा। आगे आइए, तो इसको मैंने डिटेल में जो है प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है, आप वहाँ से जाकर अच्छे से इसको समझ सकते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावानल के नाम से जानते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो साकेत महाकाव्य जो लिखा गया है ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध और उसके अलावा एक और किताब द्वापर, ये ध्यान रखिएगा, ये किताब जो है इनके द्वारा लिखा गया है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा क्या लिखा गया है, कमायनी, क्या याद रखिएगा, कमायनी, ये भी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है,
तो अ ई उ री मूल दीर्घ स्वर होते हैं, लेकिन ओ नहीं होता, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए ना, अध्ययन सी को ध्यान से देखिए, अध्ययन सही है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत, सारे गलत हैं। अनाथ का पर्यायवाची कौन नहीं है? बेसहारा को बेसहारा, यतीम और निराश्रित, ये सब अनाथ होते हैं, लेकिन अनाड़ी को अनाथ नहीं बोलते। अनाड़ी तो कोई भी हो सकता है। अनाड़ी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी कार जो है खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई और आप एक मैकेनिक के पास ले गए, तो उस मैकेनिक के पास आप ले जाएंगे तो पता चला कि एक्सीलेटर में प्रॉब्लम था और उसने जो है आपके इंजन को खोल दिया, है ना, और इंजन में कुछ और चीज़ की और प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको पता ही नहीं है आपके गाड़ी के बारे में, आप ही के गाड़ी पे उसने सीख लिया। तो आप उसको क्या बोलेंगे कि वो मैकेनिक ऐसा था, अनाड़ी था, नौसिखिया था, उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं था। ठीक है, अगला आ जाइए, अगला है पंचवटी। तो देखिए, पंचवटी हो गया, चतुरानन हो गया, त्रिलोक हो गया, तो जिसमें संख्या उपसर्ग हो, क्या हो? संख्या उपसर्ग हो। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग का मतलब ही होता है कि कोई शब्द किसी शब्द के पहले आए और उसके अर्थ में परिवर्तन, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करे, तो उसको हम लोग उपसर्ग के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? उपसर्ग के नाम से उसको जानेंगे। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि पंचवटी, तो पंचवटी में देखिए पंच क्या है? ये 5 है, ये संख्या है, इसलिए ये द्विगु समास हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा दोनों वचनों में समान रहता है? तो दोनों वचनों में समान कौन रहेगा? सरसों। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित भाग में कौन सा कारक है? तो अपादान से, ये बिलगाव के लिए होता है। तो वह मुझसे अलग रहता है, यानी मुझसे बिलगाव, मुझसे दूर रहता है, तो ये अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए, कारी, कारी के पहले क्या आया है? अधि आया है, और अधि आ गया तो अधिकारी बन गई। कारी के पहले परोप आ जाए तो परोपकारी बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। कौन सा शब्द तत्सम है? शोभन। शोभन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, शोभन तत्सम है, और शोभम तत्सम क्या होता है? कोई भी भाषा का मूल शब्द जो होता है वो तत्सम होता है। जैसे संस्कृत भाषा है तो पंकज क्या है? ये तत्सम है। लेकिन वहीं कमल की बात करें तो हमने क्या किया? तत्सम को, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को, तत्सम को तोड़ मड़ोड़ कर जो नया रूप बनता है वो तद्भव कहलाएगा। तो शोभन को अगर तोड़ मड़ोड़ कर नया हम रूप बनाएं तो क्या बना सकते हैं? तो ध्यान रखिए कि शोभन को जब आप तोड़ेंगे, शोभन को जब तोड़ रहे हैं तो आपका क्या बन जाएगा? तो सोहना बनेगा। क्या बनेगा? सोहना। सोहना, तो सोहना, जैसे घर में कोई चीज़ है तो आपने लगा दिया तो वो सोह हो रहा है, सोहना, वो मतलब अच्छा लग रहा है, तो उसको बोलते हैं कि ये तो सोहता हो, है ना, इस टाइप का। तो सोहना, तो सोहना, सुहावना, ये दोनों जो हैं ध्यान रखिएगा। सोहना, अगर पूछ लिया जाए कि शोभन का जो है आप बताइए तद्भव, तो सोहना हो जाएगा या सुहावना देगा, ये दोनों में से एक देगा और आपका एक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे शोभन आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ये षष्ठ, षष्ठ का मतलब क्या है? क्षय होता है, तो ये आपका डी आप ऑप्शन सही है। आगे आइए 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 में कहा गया जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, केंद्र की ओर उन्मुख जो होता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्राभिसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी। जब विकेंद्रीय की बात करेंगे तो कार्य और शक्तियों को केंद्र से हटाकर अन्य लोगों में विभाजित करना, ये विकेंद्रीयकरण बोलते हैं। और केंद्रीयकरण, कोई राजा है तो पूरे राज्य की शक्ति, वहीं जज होता है, वहीं पुलिस होता है, वहीं चोर होता है, वहीं अपराधी होता है, उसके पास सारी की सारी शक्ति होती है, तो वो केंद्रीयकृत शक्ति आप बोल सकते हैं। अगर आप देखिए 31 से 35 तक ये आपका
गद्यांश है, इस पे पढ़ के आंसर देना है। जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनिति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर देते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुंचने और पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण होती जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। उसके दूसरों के प्रति किए गए अपराध का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति पाप को नहीं करता है वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता है, किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए अस्वीकार में लग जाते हैं। उनका जीवन कहा गया, उनका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है? तो यहाँ पे अंधकार शब्द जो है बुराइयाँ और कठिनाइयों की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य कथन हो जाएगा। अगला है लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है? तो लेखक की बात करें तो अंधकार को स्वीकार कर लेना ये सबसे बड़ा पाप है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी तब तक लड़ते रहिए जब तक कि आपके जीवन में उजाला ना आ जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य है। तो इस गद्यांश जो है इसका मेन उद्देश्य पर्पस क्या है? तो अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य है। अगला है कि इस गद्यांश में उपक्रम का अर्थ क्या है? तो व्यवसाय और कार्य इसका उपक्रम का अर्थ इसमें है। जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? तो जीवन में कौन सा कारक है? तो आपको मैंने बताया था कि अधिकरण में पर, है ना, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आइए, तो हमने 35 हिंदी कर लिया, अब इंग्लिश करते हैं। इसमें कहा गया कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो चलिए हम देखते हैं। कहा गया और डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन एक्सरे एंड अदर काइंड ऑफ रेडिएशन, मतलब एक डॉक्टर जो एक्सरे का विशेषज्ञ हो उसको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे कुछ और है, कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब एक विशेषज्ञ जो हृदय का डॉक्टर हो, मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया? तो मूत्र रोग विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट कहलाएंगे। और नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब किडनी रोग विशेषज्ञ को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे। 36 के बाद आइए 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन क्या कहा गया? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो 37 का यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और इसमें कहा गया है कि इसको देखना है कि ये इसका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कौन सा होगा। कहा गया विदुषी द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू अवॉइड शुगर। थोड़ा सा ये कटा हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया कि विदुषी द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू अवॉइड शुगर सेड प्रभा। तो यहाँ पे अगर पहला देखिए, प्रभा टोल्ड विदुषी दैट द डॉक्टर हैड एडवाइज हर टू अवॉइड शुगर। यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 के बाद 38 देख लेते हैं। कहा गया वी ऑल आर वेटिंग eagerly and looking forward for seeing you soon, no error। तो we all are waiting eagerly and looking forward for seeing you soon। यहाँ पे क्या आपका जो है गलत है, एरर है, कौन सा पोर्शन में आपको बताना है? तो देखिए
यहाँ पे कहा गया वी ऑल आर वेटिंग एगरली एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीइंग। फॉर सीइंग नहीं होता, टू यहाँ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू जो यहाँ पे होगा, यानी वी ऑल आर वेटिंग एगरली एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। तो यहाँ पे टू का यूज होगा, ना कि फॉर का यूज, यानी ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब हम डिवोटेड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डिवोटेड। किसकी बात? डिवोटेड। डेडिकेटेड, डिवोटेड की, डेडिकेटेड की और लुकिंग फॉरवर्ड की, तो इनके साथ टू के बाद हमेशा, मतलब इनके साथ हमेशा जो है वो डेडिकेटेड हो गया या डिवोटेड हो गया या लुकिंग फॉरवर्ड हो गया। इनके साथ आप टू का यूज करें, ना कि फॉर का। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे सी आपका गलत हो गया। अगला आइए, यहाँ पे कहा गया कि एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है फिगर्स को भरने के लिए। दिस क्लास यूज्ड टू बी वेरी नॉइसी बट इट वॉज अनयूजुअल डैश टुडे। तो यहाँ पे कहा गया कि क्लास में हमेशा नॉइस होने की, मतलब क्लास में हमेशा नॉइस होती है, लेकिन आज जो है आवाज़ शांत है या दबी हुई है। तो यहाँ पे दबी हुई के लिए हम क्या यूज करें फ्रेंड? तो दबी, सबसे पहले इनका अर्थ जान लेते हैं। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? उत्साही। तो दबी हुई उत्साही से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। राउडी का मतलब, आप राउडी राठौर मूवी देखिए, पता चल जाएगा। तो राउडी का मतलब क्या होता है? उपद्रवी। और अगला है स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग का मतलब चीखना, चिल्लाना, है ना। अब बच गया कौन सा? सबड्यूड। तो सबड्यूड का मतलब क्या होता है? आवाज़ दबा हुआ होना। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 40 की बात करते हैं, तो ये कहा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एबल टू बी हर्ड, सुनने योग्य। तो कोई चीज़ सुनने योग्य हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक बात याद रखिएगा, एबल या बी अर्ली भी आए तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है योग्य होना। क्या होना? योग्य होना, के लायक होना, इस कॉन्टेक्स्ट में ये आता है। तो यहाँ पे पहले कहा गया एबल टू बी हर्ड। तो एबल टू बी हर्ड का मतलब क्या होता है? यानी सुनने योग्य होना। तो इनमें से सुनने योग्य क्या है? एडिबल। एडिबल तो मैंने बोला ना, बी एल ई आया तो के योग्य होना। एडिबल खाने के योग्य होना, कोई चीज़ खाने के योग्य है, जैसे राइस है, अभी अभी बना है तो खाने के योग्य है, वो एडिबल हो गया। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? विश्वास, जिस पर भरोसा किया जा सके, जो भरोसा करने के लायक हो, भरोसा करने के योग्य हो। तो ना तो ये होना है ना ये होना है, क्योंकि एबल टू हेड का मतलब सुनने योग्य। ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब ये होता है, यही होता है सुनने योग्य, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेजिबल का मतलब क्या होता है? जो पढ़ने योग्य हो, पढ़ने लायक हो, ये डी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया फ्रेंड? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो जो इनकरेक्ट स्पेल्ड हैं उनको आपको बताना है, मतलब जो गलत लिखे गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। फेलिबल, तो FALLIBLE, ये बिल्कुल सही है। अब फेलिबल का मतलब क्या होता है? तो फिर BLE आया ना, तो भूलने के योग्य, भूलने योग्य। कोई चीज़ ऐसी है जो कठिन है, जिसे आप भूल जाएंगे तो फेलिबल है। एडिबल, एडिबल का मतलब अभी हम लोगों ने जाना, खाने योग्य। अब सी स्टबल, स्टबल की स्पेलिंग गलत है। स्टबल का मतलब होता है छोटी छोटी जो दाढ़ी लोग रखते हैं उसको स्टबल बोलते हैं। तो स्टबल का स्पेलिंग होता है STUBBLE। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? STUBBEL लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? सी गलत हो गया। वहीं हम 41 को देख लेते हैं। फेबल, तो फेबल का मतलब क्या है फ्रेंड? तो फेबल का मतलब जो होता है दंत कथा, है ना, दंत कथा जिसका कोई एविडेंस नहीं, किदवंती जिसको बोलते हैं। यहाँ पे कहा गया कि हैव कोल्ड फीट। तो हैव कोल्ड फीट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? आत्मविश्वास खोना। इसका मतलब क्या होता है? आत्म जो विश्वास होता है उसको खोना, हैव कोल्ड फीट का मतलब
होगा। अब देखिए हैव कोल्ड फीट की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो यूज कॉन्फिडेंस, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैव कोल्ड फीट मतलब आत्मविश्वास खोना, और उसके लिए लूज कॉन्फिडेंस ये करेक्ट होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब इसी को जैसे हम बात करें यहाँ पे अगला देखते हैं, चलिए 43 देख लेते हैं। 43 कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब क्या है पुष्टि करना, क्या पुष्टि करना है ना। तो कंफर्म का मतलब होता है किसी बात को पुष्टि कर देना, किसी बात पर मोहर लगा देना कि हाँ ये बात है। तो कंफर्म का मतलब क्या होता है वेरीफाई हो जाएगा। सिमिलर की बात है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे तो विपरीतार्थक पूछा जा रहा है, एंटोनिम्स पूछा जा रहा है, लेकिन पहले आप कंफर्म का मतलब जानिए, पुष्टि करना यानी वेरीफाई करना। उसके अलावा अफर्म, अफर्म का मतलब भी होता है कि पुष्टि करना या वेरीफाई करना। उसके अलावा हम बात करें तो वैलिडेट, क्या वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब भी होता है पुष्टि करना या कंफर्म करना। तो आपसे दोनों में कोई भी सिमिलर भी पूछा जा सकता है, एंटोनिम्स भी पूछा जा सकता है, तो ये हमने सिमिलर देख लिया। अब कंफर्म की एंटोनिम्स की बात करते हैं तो पुष्टि का क्या होगा, पुष्टि का अगर आपसे बोला जाए तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा उसका होगा कंट्राडिक्शन, क्या कंट्राडिक्शन। कोई कह रहा है ऐसा हुआ, कोई कह रहा है ऐसा नहीं हुआ, तो किसी ने पुष्टि कर दी, किसी ने कहा कि नहीं 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 मैं पुष्टि इस बात की नहीं करता, तो वो खंडन कर रहा है। कंट्राडिक्ट का मतलब ही होता है खंडन करना। आगे कंट्राडिक्ट के बाद और क्या हो सकता है, डेक्लाइन, डेक्लाइन का मतलब मना करना, डेक्लाइन का मतलब टाल देना, मना करना। डिनाय का मतलब इनकार करना, और डिसअप्रूवल, डिसअप्रूव क्या हो जाएगा डिसअप्रूव। तो डिसअप्रूव की भी बात करें तो नामंजूर करना। तो डिक्लाइन, डिनाय, डिसअप्रूव, इनमें से कोई भी हो तो आपका काम चल जाएगा। तो ये सारे एंटोनिम्स हैं। तो देखिए ना कंफर्म का क्या है कंट्राडिक्ट, इसी आंसर हो जाएगा। फिर आगे आइए हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता, क्या होता है शत्रुता। तो शत्रुता का अगर आपसे एंटोनिम्स पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है मित्रता टाइप की, फ्रेंडली टाइप की, तो फ्रेंडली हो गया। अब ध्यान रखिएगा इस बात का कि यहाँ पे अगर हॉस्टाइल है तो उसका क्या होगा फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 हमने 44 हमने देख ली, 45 देख लेते हैं। 45 में कहा गया है रिप्लेस, क्या कहा गया है रिप्लेस। तो रिप्लेस का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो रिप्लेस का मतलब क्या होगा वो आपको बताना है। तो किसी वस्तु या व्यक्ति का स्थान लेना रिप्लेस होता है, मतलब किसी व्यक्ति ने कोई पद छोड़ दिया, उसके जगह पे रिप्लेस किया गया किसी को, है ना। तो किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान लेना वो रिप्लेस हो जाएगा। इसका साइनोनिम्स क्या होता है, रिप्लेस का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और रेस्टोर हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट और रीस्टोर, है ना। तो देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है तो सब्स्टिट्यूट आंसर हो जाएगा। अब डैमेज का मतलब क्या होता है, डैमेज का मतलब होता है खराबी आना, कुछ उसमें जो है टूट फूट होना, ये डैमेज हो गया। रिमेन का मतलब होता है शेष रह जाना, शेष रह जाना, ध्यान रखिएगा। 45 के बाद आइए 46 देख लेते हैं। 46 में कहा गया कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या है, प्रैग्मेटिक का मतलब अवॉइड करना, क्या करना अवॉइड करना। अवॉइड का मतलब यानी बचाना, बचाना, उसको इग्नोर मतलब टालना, है ना। बचाना या टालना की कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूज करेंगे। तो प्रैग्मेटिक का मतलब अवॉइड करना, क्या अवॉइड करना। अब यहाँ पे साइनोनिम्स बोला गया है, क्या बोला गया है, आपसे बोला गया कि आप चलिए साइनोनिम्स बताइए। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे फ्रेंड कहा गया प्रैग्मेटिक, तो प्रैग्मेटिक का साइनोनिम्स क्या होगा। तो प्रैग्मेटिक का मतलब हमने क्या बताया था, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा। प्रैग्मेटिक का मतलब
की हम बात करें तो ये होता है क्या, वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक, व्यवहारिक, है ना। तो वास्तविक हो जाएगा या व्यवहारिक हो जाएगा। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे ये साइनोनिम्स बोला गया, तो साइनोनिम्स होता है रियलिस्टिक। क्या हो जाएगा, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का रियलिस्टिक हो जाएगा या प्रैक्टिकल हो जाएगा। ये जो वास्तव में जो धरातल पर उतारा जा सके वो रियलिस्टिक या प्रैग्मेटिक होता है ना, या प्रैक्टिकल होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर की। किसकी बात कर रहे हैं, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, अनुचित। कोई काम उचित न हो, अनुचित हो तो वो इम्प्रॉपर है। आइडियलिस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, आदर्शवादी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आदर्शवादी। ये भी बात ध्यान रखना है। आगे आइए 47 देख लेते हैं। माई कार ब्रोक इनटू व्हाइल आई वॉज ऑन माई वे टू ऑफिस। तो इसमें आपको एरर बताना है, तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेक इनटू, यहाँ पे ब्रेक इनटू का अर्थ होता है अचानक खराब हो जाना। क्या होता है, अचानक खराब होना। तो ये ब्रोक इनटू लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ब्रेक इनटू होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत हो जाएगा। 48 देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि फिगर्स आपको भरना है। वी शुड केयरफुली वेस्टिंग फूड्स। तो वी शुड, है ना, वी शुड क्या, अवॉइड, अवॉइड, वी शुड केयरफुली अवॉइड वेस्टिंग फूड्स। तो हमें जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहा गया हमें भोजन की बर्बादी से बचना चाहिए। अवॉइड यहाँ पे हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में आपको ये सेंटेंस में से मतलब एक्टिव में ये दिया हुआ है और उसको पैसिव में कन्वर्जन करना है। तो कहा गया अनंत वॉज रिकॉर्डिंग अ न्यू सॉन्ग इन हिज स्टूडियो। तो अनंत क्या है, सब्जेक्ट है। फिर क्या है, वर्ब है, वॉज है। तो सब्जेक्ट वॉज, फिर क्या आया है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है। क्या आया है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव केस आया, यही आया है। अब इसका जब पैसिव आप बनाएंगे ना फ्रेंड, तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। फिर वॉज और वर आएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, बीइंग आएगा। वॉज वर अपने साथ वर्ब का फोर फॉर्म देंगे, वो आ जाएगा, तो बीइंग आ जाएगा। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव है, तो पैसिव आ जाएगा। और बाय के बाद एजेंट आ जाएगा। तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट आएगा, वॉज वर आएगा, बीइंग आएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं आपके ऑप्शन से। तो ऑप्शन को जरा देखिए, अ न्यू सॉन्ग, ये सब्जेक्ट है। वॉज बीइंग रिकॉर्डेड बाई अनंत इन हिज स्टूडियो, ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 50 देख लेते हैं। 50 क्या कहा गया, टू बी इन हॉट वाटर। टू बी इन हॉट वाटर का मतलब कठिन परिस्थितियों में या खराब स्थिति में होना, उसको टू बी इन हॉट वाटर के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन कर लिया मैथमेटिक्स। जैसा कि पता है कि मेरे पास अभी वो संसाधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं अभी इसको करा नहीं पाऊँगा, इसके लिए माफ़ी। और जैसे ही हमारे पास संसाधन होते हैं मैं इसको आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सारे प्रैक्टिस सेट्स का मैं एक ही वीडियो मास्टर वीडियो बना दूंगा, उसमें सब हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आखिर क्या जाता है आपका एक बंदे का आपके कारण, अगर मैं थोड़ा सा अगर मोटिवेट होता हूँ और अच्छा मुझे लगता है तो जाहिर सी बात है कि आप ही के लिए मैं अच्छा काम करूंगा, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। किसी ने कहा भी है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं पत्थर शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशा ऐसा, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो धन्यवाद।